ओके स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर में फोर्स स्टडी कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि जब एक कांस्टेंट फोर्स वर्क डन करती है तो वो वर्क डन किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कि कोई वेरिएबल फोर्स अगर वर्क डन करेगी तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखें वो ये बात कह रहा है कि मैनी केसेस, मतलब बहुत से ऐसे हमारे आसपास केसेस हैं जहां पर जो लगने वाली फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। क्लियर है। अगर तो फोर्स कांस्टेंट होगी तो हम उस फोर्स को, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो उसका एक्स कंपोनेंट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। सिंपली हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लेकिन यहाँ पर अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर वो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती देन हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए अब यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। सबसे पहले एग्जांपल उसने क्या दिया कि अगर एक रॉकेट अर्थ से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है फ्रॉम अर्थ, तो जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, क्योंकि वो जाहिर बात है ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जो रॉकेट है वो अपवर्ड जा रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो होगा वो एक्चुअली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वेरी कर रही है। आप देखें, आपने ये बात बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर कि लेट्स से कि ये अर्थ है और ये ऊपर रॉकेट जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये रॉकेट जा रहा है, ये अर्थ है, तो जब ये इतनी हाइट पे था उस वक्त जो अर्थ से डिस्टेंस था वो इतना था। जब वो और ऊपर चला गया और ऊपर चला गया तो वो एक्चुअली जो फोर्स है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इनवर्सली वेरी करती है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एक्चुअली वो फोर्स जो है वो जो मतलब कि कांस्टेंट फोर्स नहीं है बल्कि एक वेरिएबल फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको सिंगल फोर्स की वैल्यू से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सिंगल फोर्स की वैल्यू से अगर मतलब कि कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बिकॉज इस पॉइंट पे फोर्स कुछ हो रहा है, इस पे कुछ हो रहा है, इस पॉइंट पे कुछ हो रहा है और इस पॉइंट पे कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है। और दूसरी एग्जांपल वो ये दे रहा है, आपको इस बात का पता है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच करके इस तरह इसको मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा लिया, लेट्स से कि पहले वो इस हालत में था, अब मैंने उसको इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करवा लिया तो अब मैं इसके ऊपर भी वर्क डन कर रहा हूँ। और आपको ये बात पता है कि हम जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई जाएंगे इसकी जो फोर्स है वो उतनी बढ़ती रहेगी। आपने हुक्स लॉ के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब हम जिसके ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब ये जितना उसको डिस्प्लेस करेंगे उतनी उसमें फोर्स जो है ना वो रिस्टोर होती रहेगी। तो एक्चुअली जो इसके ऊपर जो वर्क डन है वो भी जो है एक्चुअली जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमारे पास क्या ऐसा तरीका है कि हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें। तो इसको कैलकुलेट करने का आगे क्या तरीका है वो हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने कुछ कंसीडरेशंस की हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब हमने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी फॉर्मूला बनाना होता है तो उसके लिए हम एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वो सिचुएशन एज्यूम की है। तो सिचुएशन एज्यूम कुछ इस तरह की है कि लेट्स से कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हम ऑब्जेक्ट को ए से उठा के बी के पास लेके आए हैं और रास्ते में जो फोर्स लगानी पड़ी है वो वेरिएबल फोर्स लगी है। मैंने किया क्या है कि वो जो रास्ते का डिस्प्लेसमेंट था उसको मैंने बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में, एन इंटरवल्स में मैंने उसको डिवाइड कर लिया और उन इंटरवल्स के लिए जो लगने वाली फोर्सेस है उनको मैंने एग्जैक्टली वही नाम दे दिया, यानी कि डेल्टा D1 के लिए F1, डेल्टा D2 के लिए F2। और उस दौरान उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है, ठीक है, उनको भी मैंने एग्जैक्टली वही नाम दे दिए, जैसे कि थीटा 1 थीटा 2 सो ऑन टू थीटा n। क्लियर है। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं हर इंटरवल के लिए अलग अलग वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर जब मैं देखूंगा कि फर्स्ट इंटरवल के लिए जो वर्क डन है वो कितना है, फर्स्ट इंटरवल के लिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए वर्क डन जो है वो आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए जो लगने वाली फोर्स है वो F1 है, इसी तरह जो लगने वाला डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा D1 है। क्लियर है। तो इसी तरह ये F1 डॉट डेल्टा D1, और आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो cos थीटा फंक्शन को फॉलो करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 डेल्टा D1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा 1। सिमिलरली इस तरह सेकंड के लिए जब मैं बात करूंगा तो ये डेल्टा D2 मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा,
F2 जो है वो मेरे पास फोर्स आ जाएगी और थीटा 2 जो है ये मेरे पास एंगल आ जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह मैं सेकंड स्टेप के लिए कैलकुलेट कर लूंगा। सो ऑन मैं हर स्टेप के लिए इस तरह ही कैलकुलेट करता रहूंगा अनटिल कि मैं वो लास्ट डिस्प्लेसमेंट तक ना पहुंच जाऊं जो कि डेल्टा डी एन है। आखिर में मैं क्या करूंगा कि जितने भी मेरे पास वर्क डन आएंगे उन सबको मैं आपस में जमा कर लूंगा, मेरे पास इसका टोटल जो वर्क डन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा। वर्क डन इक्वल आ जाएगा जो पहला वर्क डन किया था हमने, यानी कि डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 सो ऑन टू डेल्टा Wn। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेल्टा W1 की जगह मैंने लिख दिया F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस डेल्टा W2 को लिख दिया F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 सो ऑन टू Fn डेल्टा Dn cos थीटा n। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन सब को समेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। अब समेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं ये जरा इस चीज को समझ लेंगे। लास्ट जो पहले भी लेक्चर हुए उनमें मैंने एक बार डिस्कस की थी, अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये सिग्मा साइन इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई, वेयर आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक, i इक्वल्स टू 1 टू n, यानी कि जहां से शुरू होती है उसको हम नीचे लिखते हैं और जहां तक जाती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। लेट्स से कि मैंने 5 डिफरेंट पार्ट्स में उसको कन्वर्ट किया था, तो i की वैल्यू यहां से 1 से लेकर 5 तक हो जाएगी। अगर मैं उसे 10 डिफरेंट इंटरवल्स में जो है ना वो डिवाइड किया था तो ये 1 से लेकर 10 तक हो जाएगी। क्लियर? तो मैंने उसको जितने इंटरवल्स में डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने अज्यूम किया कि मैंने n इंटरवल्स में उसको डिवाइड किया है, तो जो वर्क डन की मतलब जो वैल्यू है i की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो जाएगी। तो जब मैं इन सबको जमा कर लूंगा मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट बात ये करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसकी कैसे कर सकते हैं। तो ये बात कह रहा है कि हम इसको ग्राफिकली भी एग्जामिन कर सकते हैं। एक हमने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन f cos थीटा एंड d। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था ना, लेकिन जब हमने पहले किया था वहां पे फोर्स कांस्टेंट थी। अब हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जबकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, बाकी तरीका सारा वही है। अब वो ये बात कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को हमने n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है और जो f cos थीटा की वैल्यू है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज इंडिकेटेड। कि लेट्स से f1 f2 और मतलब fi, इस तरह ये तीन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है ग्राफ के अंदर। ये सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब लेट्स से f1 f2 f3 f4 f5, ये सो ऑन आगे ऐसे ही चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक जरा बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा लाजमी, जो कि उसने आगे एक्सप्लेन भी की हुई है और वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। देखिए, यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ विद वेरिएबल फोर्स। क्लियर? और एग्जैक्टली वही वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं विद वेरिएबल फोर्स। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके जो पाथ है उसको बड़े इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो उसका पाथ है उसको बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको पता है कि लेट्स से कि इधर मैं फोर्स ले, तो ये F1 हो जाएगा डेल्टा D1, F1 को डेल्टा D1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली ये मेरे पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इतना मैं शेडेड एरिया बना रहा हूँ ये मैंने वर्क डन नहीं किया, लेकिन ये मेरे ऐड हो गया, इतना सा एरर आएगा। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करूंगी, जब मैं इस रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका ये शेडेड एरिया मेरे पास आएगा। क्लियर? इसलिए जब मैं इसके लिए फाइंड करूंगा तो इसके लिए भी ये वाला शेडेड एरिया आएगा। तो इसी तरह ही अगर मैं इसके लिए फाइंड करूंगा तो ये वाला शेडेड एरिया भी बीच में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर तो एक्चुअली ये जो इतनी मेरे पास कैलकुलेशन आएगी ये मेरी रीडिंग में एरर कॉज करेगा, यानी कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग में नहीं कर सकता। वही अगर मैं इंटरवल्स बड़े बड़े ले लूं तो उससे क्या होगा कि वो जो शेडेड एरिया है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि जो शेडेड एरिया है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब शेडेड एरिया बहुत ज्यादा होगा इसका एरर बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं दो बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैं बड़े बड़े इंटरवल्स ले लेता हूँ तो उसके अंदर जो एरर आएगा ना वो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन अगर मैं बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स लेता हूँ तो उसके अंदर एरर उतना ही कम होगा। लेकिन सपोज कि मैंने डेल्टा डी इतना स्मॉल लिया है, इतना स्मॉल लिया है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू जीरो, कि उसकी वैल्यू जीरो के आसपास ले ली है, यानी कि इतना स्मॉल लिया है, यानी कि 0.1 मीटर ले लिया, 0.01 मीटर ले लिया, यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल ले लिया है। तो
उससे क्या होगा, उससे ये एरर इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि इट इज नियर टू नेग्लिजिबल, कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है कि ये जो मैंने शेड किया हुआ ना एरिया, एक्चुअली यहाँ पर ये मेरे पास जो है ना ये एफ आई है और डेल्टा डी आई है, यानी कि एफ आई फोर्स लगा के डेल्टा डी आई मैंने यहाँ पर ये वर्क डन कैलकुलेट किया है। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है ये एक्चुअली आया है मेरे साथ, जो कि एरर के अंदर आना ही आना था, बिकॉज जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आएगा और रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को, जिसके अंदर ये जो इतना मेरे आया है वो एरर आया है, ठीक है। तो वो यही बात कह रहा है कि वर्क डन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, के इन तमाम रेक्टेंगल्स को हम जमा कर देंगे और वर्क डन आ जाएगा। वो ये बात कह रहा है, नेक्स्ट ये बात जरा समझे कि इफ वी सब डिवाइड इनटू, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इनटू वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, इफ वी सब डिवाइड डिस्प्लेसमेंट इनटू वेरी लार्ज नंबर, तो डेल्टा डी जो है, जो कि मैंने उसके इंटरवल्स किए थे, वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और जब बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे द वर्क डन गिवन बाय इक्वेशन 1 बिकम मोर एक्यूरेट। अगेन वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि वो जो इंटरवल्स है वो मैं जितने छोटे करूंगा उतना मेरे पास जो उतनी जो रीडिंग है, उतनी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट आएगी। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि अगर हम उसको इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, कि वो बिल्कुल जीरो के पास पास पहुंच जाए, तो फिर उस केस में क्या होगा कि हम नियर टू एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं अगेन वही वाली बात कर रहा हूँ कि मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया है, बट अब मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। क्या लिमिट लगाई है कि मैंने डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो लेना है, डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, कि डेल्टा डी को मैंने अप्रोचेस टू जीरो लेना है, इतना मैंने स्मॉल रखना है, इतना स्मॉल रखना है कि ये अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी वर्क डन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कि इन दिस लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल अप्रोचेस टू द एरिया बिटवीन फोर्स एफ cos थीटा एंड डी। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे तो एग्जैक्टली उसका ही एरिया आएगा। ये जो आपके सामने एक्स्ट्रा कुछ एरिया ऐड हो गया था बीच में आके, ये बहुत कम, यानी कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो इस तरह वो नेक्स्ट ये बात कह रहा है, ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी, अब दोबारा ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो वो कह रहा है कि वर्क डन जो है बाय अ वेरिएबल फोर्स फॉर ए मूविंग पार्टिकल जो कि ए से बी तक गया था, वो किसके इक्वल होगा कि वो जो उस ग्राफ के अंदर सारा एरिया है वो आप कैलकुलेट कर लें, वर्क डन उसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि वो जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था f cos थीटा, एक्चुअली ये f cos थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसके अंडर आने वाला जो एरिया है उसके बराबर वर्क डन होगा। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के ऊपर मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लाजमी क्वेश्चंस वगैरह बनाता होता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जरा स्पेस की शॉर्टेज थी तो मैंने सोचा था कि आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो यहाँ पर आप लेट्स से कि उससे ये होता है कि आपको ना टॉपिक से जरा गो थ्रू हो जाते हो, आपको अंदाजा हो जाता है कि टॉपिक आपका प्रिपेयर है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये राइज कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो हमने ये दो एग्जांपल्स लिए हैं, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल्स हो, अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल आ रही है जहाँ पे वेरिएबल फोर्स लग रही है तो वो लाजमी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज कुछ फोर्सेस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक चार्ज के करीब हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, एक चार्ज से दूसरा चार्ज दूर लेके जाते हैं, तो आप देखेंगे आपको पता है हम चार्ज से जितना करीब आएंगे फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, चार्ज से जितना दूर जाएंगे फोर्स उतनी वीक होगी। तो यहाँ पर जो उसके ऊपर वर्क डन करेंगे वो भी वेरिएबल फोर्स से होगा। इस तरह दो मैग्नेटिक पोल्स को हम पास या दूर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जब हम वर्क डन करेंगे वो भी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी जब मैग्नेट के जितना पास होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा वो वीक होगी। क्लियर। इस तरह अगर हम किसी रफ सरफेस के ऊपर किसी चीज को मतलब डिस्प्लेस करवा रहे हैं, स्लाइड करवा रहे हैं, तो वहां पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है कहीं पर ज्यादा होगी, क्योंकि जहां पे ज्यादा रफ सरफेस है तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पर स्मूथ सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। तो अगर मैं उसको डिस्प्लेस करवा रहा हूं तो कहीं पर मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कहीं पर मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये भी एक एग्जांपल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटी सी मैं आपके सामने कैलकुलेशन करनी चाह रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो आप लोग उसको इजीली कर सकें। अब यहाँ पर ना देखिए,
मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि लेट्स से कि एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना इस स्प्रिंग के अंदर, उसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने उसको खींचना शुरू किया है, और खींचते खींचते उसमें जो फोर्स रिस्टोर हो गई है ना, वो कितनी हो गई है, वो 10 न्यूटन फोर्स रिस्टोर हो गई है। और 10 न्यूटन का फोर्स रिस्टोर हुई है जब उसको हमने 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर लिया था। क्लियर। तो अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर मैंने कितना वर्क डन किया। अब आम तौर पे अगर ये कांस्टेंट फोर्स होती फिर तो आपने क्या करना था, फिर आपने 10 न्यूटन को 1 मीटर से सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना था, आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। लेकिन अब इस केस के अंदर हम इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। और आपको ये बात पता है कि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर दोनों के अंदर मैं ग्राफ बनाऊंगा 0 से लेकर 10 न्यूटन तक, यहाँ तक एक्चुअली 10 न्यूटन बन रही है, तो वो 0 से लेकर 10 न्यूटन तक मेरे पास एक स्ट्रेट स्लोप आएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी आपको बता के हटाऊं कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो किसके इक्वल होता है। एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल होता है वर्क डन के। अब ये मेरे पास एक, आप जरा गौर से देखें, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ, तो आप सिंपली एरिया अंडर दिस ट्रायंगल फाइंड कर ले, आपका वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब एरिया अंडर द ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 10 न्यूटन, और इसकी बेस जो है वो कितनी बन रही है 1 मीटर। तो मैं कैसे वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। क्लियर है। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 डिवाइडेड बाय 2 5 जॉल मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि अगर एक स्प्रिंग को मैं इतना डिस्प्लेस किया, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको मैंने 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया, और इसके लिए जो मुझे फोर्स लगी है वो 0 न्यूटन से लेकर अब यहाँ पर मेरे पास 10 न्यूटन फोर्स जो है वो लग गई है, ठीक है। क्योंकि सारी बात है, जितनी फोर्स मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ उतनी उसमें रिस्टोर हो रही है ना। अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर करके कैलकुलेशन करें तो एक्चुअली यहाँ तक उसके अंदर 10 न्यूटन फोर्स रिस्टोर हो चुकी है। तो मैंने उसके ऊपर कितना वर्क डन किया, मैंने उसके ऊपर 5 जूल वर्क डन किया है। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए करवाया तो ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि वर्क डन में वेरिएबल फोर्स और चीज है, और जो वर्क डन होता है विद कांस्टेंट फोर्स वो और चीज है। तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स से कैलकुलेशन करें तो उसकी सिचुएशंस कुछ और होती है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसकी सिचुएशंस कुछ और होती हैं। Okay students, that's all about this lecture. Okay students, if you think that this video is informative for you, kindly share this video to all other students, and वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स वगैरह कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बाकी अपने स्टूडेंट्स वगैरह दोस्तों वगैरह के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।